हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। अल्कोहल्स हम कर चुके, फिनॉल्स के बारे में डिस्कशंस हो गई हैं। अब बचा है हमारा लास्ट सेक्शन, दैट इज़ ईथर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ईथर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ बच्चों हम देखेंगे इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन ऑफ ईथर देखेंगे। ठीक, अब बच्चों ईथर क्या है? दैट इज ROR डैश, जहाँ पे R कैन बी इक्वल टू R डैश वेयर इट इज दी सिमेट्रिकल ईथर्स, और अगर R इक्वल ना हो तो इट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर। बच्चों अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो हम सीधा कहते हैं डाई अल्काइल ईथर। उसका नाम क्या दे देते हैं? डाई अल्काइल ईथर। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो फिर क्या करें? अगर अनसिमेट्रिकल हो तो इन दोनों में से जो भी अल्काइल ग्रुप छोटा होता है, यानी कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है, दैट बिकम्स एल्कोक्सी, और जो ग्रुप बड़ा होता है दैट बिकम्स एल्केन। ठीक, सो नाम क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से वी हैव CH3 CH2O CH3। ज़रूरी नहीं कि छोटा हमेशा राइट पे लिखा जाए, बड़ा हमेशा लेफ्ट पे लिखा जाए। इट कैन बी आइदर वे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये भी कोई रूल नहीं है कि राइट साइड पे जो लिखा जाता है उसे ही एल्कोक्सी बोलना है, कि इथॉक्सी मिथेन। नो, जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है दैट बिकम्स एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्केन। सो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम इसका भी सेम होगा, मिथॉक्सी इथेन। राइट, तो दिस इज जनरल नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। प्रेपरेशन पे चलते हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों प्रेपरेशन ऑफ ईथर में हमें दो तरीके के मेथड रिएक्शंस देखने हैं। वन इज विद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और दूसरा मेथड होगा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। राइट, अब अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं बच्चों, तो इसमें दो तरह के रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे। पहला रिएजेंट आप यूज़ करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसके रिएक्शंस होती हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट। और दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम लोग विद Al2O3। दोनों में हम दो तरह की रिएक्शंस देखेंगे, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शंस हैं दे आर टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी हम देखेंगे एट हाई टेम्परेचर क्या होगा और एट लो टेम्परेचर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ईथर की फॉर्मेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और Al2O3 बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे अगर टेम्परेचर चेंज होता है। विलियमसन की रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट यूज करेंगे हम ड्राई ईथर। रिएजेंट यूज होगा ड्राई ईथर, उससे हम प्रिपरेशन करेंगे आपके ईथर्स की। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे इन दोनों रिएक्शंस, तीनों रिएक्शंस को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3CH2OH, सिंपल सा इथेनॉल हमारा। जब इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की है बच्चों, एट अ टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, और NCERT में कई बार लिखा होता है कैल्विन में, सो वी कैन यूज़ कैल्विन ऑल्सो एट 140 T। देखो बच्चों ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेम्परेचर का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। अगर आपने टेम्परेचर पे नज़र नहीं रखी या रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं लिखा तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक, सो 140 डिग्री सेल्सियस पर जब आपकी रिएक्शन होगी तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विल रिएक्ट टुगेदर
and 1 mole of water will be liberated. So it is going to lose 1 mole of water, and look at it, rest of the content will join together to form an ether. नाम क्या है मैंने कहा था, अगर सिमेट्रिकल है तो डाई अल्काइल ईथर, तो इट इज़ डाई इथाइल ईथर, दैट इज़ द कॉमन नेम. ठीक. और अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो इथॉक्सी इथेन, सिंपल. चलिए ज़रा देखते हैं कि अगर इस रिएक्शन को हम किसी और टेम्परेचर पे करते तो क्या होता. अगर इसी रिएक्शन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही लेकिन 170 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, विच इज़ 443 केल्विन, बड़ा पॉपुलर टेम्परेचर है ये, है ना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ते आए हैं. तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब जब डिहाइड्रेशन होगी तो 2 मोल्स के साथ नहीं रिएक्शन हो रहा बच्चों, फिर CH3CH2OH ही रिएक्ट कर रहा है, एंड 1 सिंगल मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लूज द वाटर टू प्रोड्यूस एन एल्कीन. सो अगर हायर टेम्परेचर होगा एलिमिनेशन होता है, याद है ना, हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशंस होती हैं. हाँ, यहाँ भी वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, बट दे आर गोइंग टू फॉर्म एन ईथर एट लो टेम्परेचर. ethers at high temperature are not stable, they will lose water, again 1 mole of water will be lost and an alkene will be formed. So देखो यहाँ टेम्परेचर का बहुत बड़ा फैक्टर है. These two reactions are important on the basis of your CBSE board as well as for competition, but हमें 2 रिएक्शंस और जाननी चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट अलग बनते हैं लेकिन इतने पूछे नहीं जाते. सो वी कैन से इट इज़ CH3CH2OH when it reacts with concentrated H2SO4 at a temperature of 25 degrees Celsius, which is a very low temperature, nearly room temperature आ गया आपका. So it is going to form CH3CH2OSO3, एक सल्फेट बना रहा है. दूसरा देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे रिएक्शन होगा, so it is going to get dissolved in the sulfuric acid. इथेनॉल dissolves. सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सिर्फ इथेनॉल के साथ कॉम्बाइन कर जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा. लुक एट इट विद अ पॉजिटिव साइन एंड HSO4 नेगेटिव. आई होप मुझे अब इसका मैकेनिज्म आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. इसका एक H निकला, इसके साथ कनेक्ट किया हाइड्रोजन, और HSO4 नेगेटिव इसके साथ ही आके बैठा है, सॉल्यूशन के अंदर ही है, एक मॉलिक्यूल बनाया उसने. सो वी कैन से दैट सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट डिसॉल्व्स इन इथेनॉल. ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन पता होनी चाहिए. बस आपने एक बार देखिए, समझिए, आपको पता होना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बट 99% आपको ये 2 रिएक्शन पूछी जाती हैं, 443 केल्विन एंड 413 केल्विन. दोनों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सारी की सारी टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस हैं. तो ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर एरो के ऊपर आप क्या लिखते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के लिए है. डोंट मेक अ चॉइस कि कोई भी अल्कोहल आ गया तो ये रिएक्शन कर दी. दे विल आस्क यू ओनली एंड ओनली फॉर एथेनॉल. तो लिख ही लीजिए आप दैट ऑल दीज रिएक्शंस आर ओनली फॉर ethanol for higher alcohols, lower temperatures are required. आप समझ ही गए होंगे क्यों. एज द बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, polarity will increase and the bond will be weaker, easy to break. So that is why bulky groups को तोड़ना फिर भी थोड़ा आसान हो जाएगा at the lower temperature, right? So चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं फटाफट कि ये रिएक्शन कैसे हुई, कहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन निकला, कैसे बना, राइट? आप पॉज करके नोट करिए, फिर हम मैकेनिज्म लिखते हैं. तो देखिए इसका मैकेनिज्म बच्चों, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नो कटाइन फॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका रिएक्शन होने वाला है दैट इज़ अ प्रोटिक रिएजेंट है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है,
प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा आपका, ठीक है, और SN2 मैकेनिज्म रहेगा। देखिए कैसे। सबसे पहला स्टेप देखते हैं क्या होगा। आपके पास इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के पास की। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है? H पॉजिटिव देना और HSO4 नेगेटिव देना, करेक्ट। इट इज़ गोइंग टू ब्रेक। तो हमें पे पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर, सो दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दीज लोन पेयर। तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2OH H पॉजिटिव क्योंकि अपने लोन पेयर दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, राइट, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको लिखिए फटाफट, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दूसरा इथेनॉल आया। कौन आया? दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल आया। नाउ दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। देखो कार्बोकटाइन नहीं बन रहा, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देखिए। सबसे पहले ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वुड लाइक टू टेक अवे दीज इलेक्ट्रॉन्स। अभी ले नहीं रहा, ठीक है। जैसे ही इसको लेने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े शिफ्ट हुए, तो देखिए इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो उठेंगे और इसके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, अ ट्रांजिशन स्टेट इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड। CH3 CH2, देखो यहाँ आया ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, CH2 CH3। सिंस इट इज़ गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। और ये देखो हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। सो SN2 मैकेनिज्म में यही होता है ना, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, वांट टू ब्रेक, और वो बनने जा रही है, ठीक। सो देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके इसको भाग जाएगा। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है जहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हैं विद अनदर मॉलिक्यूल, यानी दो न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड है एक मॉलिक्यूल के साथ, ये वो मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोफाइल ये, एक न्यूक्लियोफाइल ये। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय स्टेप 3, HSO4 नेगेटिव आएगा, HSO4 नेगेटिव आ गया। नाउ देखो ये वाटर लॉस का यहाँ से हो चुका है, पानी का मॉलिक्यूल निकला, सो यू विल गेट व्हाट। चलिए एक स्टेप और बना लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3 एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन विद अ पॉजिटिव साइन। नाउ इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं बनाते। सो यहाँ पर देखो HSO4 नेगेटिव आया, इसका काम क्या था, इसने अपना H लेके जाना, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को देगा, H पॉजिटिव बाहर आएगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द कैटलिस्ट जो कि बाहर आ गया, राइट। सो क्या फॉर्म बन गया आपके पास, डाई इथाइल ईथर बन गया, राइट। तो SN2 मैकेनिज्म की खासियत हमें याद होनी चाहिए कि SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या रहता है। देर इज़ नो कार्ब कटायन फॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, देर इज़ 2 न्यूक्लियोफाइल्स connected to a molecule. इसीलिए बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं। नंबर 3, ये किन में ज़्यादा देखने को मिलती है, 1 डिग्री कार्बोकटाइंस, 1 डिग्री कार्बन में हमें ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री, ठीक। क्यों? क्योंकि जितनी कम हिंडरेंस होगी, स्टेरिक हिंडरेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शंस होंगी। 3 डिग्री के अंदर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, सो दैट इज़ वाई 3 डिग्री कार्बोकटाइंस और द मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे, मान लेते हैं कि मेरे पास CH3 CH2OH जो है मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरा हो जाता है CH3
CH3 OH CH3। व्हाट डू यू थिंक कि रिएक्शन कैसे होगी? एंड दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। या उल्टा कर लें, ये न्यूक्लियोफाइल ना होके इसको बना लो न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी कंडीशन देख लो। क्या ये पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कहीं कनेक्ट करे? बोलेगा ये जा रहा है तो मैं किधर को आऊँ भैया कनेक्ट करने के लिए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये रिएक्शन के अंदर हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज टू मच। So as a result there is no formation of ether is going to occur, right? आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखते हैं। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिएक्शन वही जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड में देखी, बस टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे हम लो टेम्परेचर बोल रहे हैं 250 डिग्री सेल्सियस को और हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं 350 डिग्री सेल्सियस को। प्रोडक्ट वही बनेंगे, ये एल्कीन बनाएगा एंड एट लो टेम्परेचर यू विल गेट एन ईथर। एल्कीन में एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का पार्टिसिपेट करता है, ईथर में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हमारी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसके अंदर बच्चों क्या खासियत है? मान लीजिए आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है R1X और दूसरा आपके पास एक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक। ईथर है लेकिन सोडियम सॉल्ट है। इसके रिएक्शन जब हमने एक ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई तो क्या बना आपके पास R1 R2OR1, ठीक, प्लस यू विल गेट NaX क्योंकि ये दोनों निकलेंगे। लुक एट इट, ये दोनों इकट्ठे हुए, ये बाहर आए, जो बचा वो इकट्ठा जुड़ गया, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3I प्लस C2H5ONa in the presence of dry ether will give us C2H5O CH3। नाम क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी इथेन। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। ज़रा पॉज करके इसका कॉमन नेम लिख के देखिए। पॉज कीजिए एंड राइट डाउन द कॉमन नेम। पॉज करके कीजिएगा प्लीज़, ट्राई कीजिए इसे। हो गया? चलिए देखते हैं इसका नाम क्या लिखा। कुछ बच्चों ने लिखा होगा मिथाइल इथाइल ईथर और कुछ ने लिखा होगा इथाइल मिथाइल ईथर। कौन सा करेक्ट है बच्चों? ध्यान रखिएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो या कॉमन नेम हो, लिखना हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही है। तो जिन बच्चों ने तो मिथाइल इथाइल ईथर लिखा है तो बच्चों वो गलत है। मेक श्योर यू राइट इथाइल मिथाइल ईथर बिकॉज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इथाइल कम्स फर्स्ट एंड देन मिथाइल। तो चलिए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब तक तो आप सभी इंटेलिजेंट हो चुके हो, मैकेनिज्म्स को पढ़ पढ़ के सबको पता चल गया हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं C2H5ONa प्लस CH3I in the presence of dry ether gives us C2H5OCH3 प्लस NaI। इस रिएक्शन में सबसे पहले C2H5ONa ले लेते हैं। बच्चों ये जब टूटेगा तो क्या आयन्स बनाएंगे? C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव एंड लुक एट इट, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कभी भी वेट नहीं करता और SN2 मैकेनिज्म शो करता है। याद रही ये बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कभी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की इंतज़ार नहीं करता, वो धड़ से चिपकने की कोशिश करता है। तो देखिए क्या होगा, ये जब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहुंचा
CH3I के पास। सो व्हाट हैपेंड, ये जो I था इट वॉज गोइंग टू मूव आउट, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे जाने की कोशिश कर रहा था इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बना और ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके पास चिपक गया। तो देखिए क्या बना, दिस इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि आपके दोनों न्यूक्लियोफाइल मिथाइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं। नाउ दिस बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक and this bond is about to form, right? And this is the transition state. यहाँ पे दोनों न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड है, इसीलिए SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है। फिर क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये बन जाएगी, तो यू विल गेट CH3 CH2O CH3 प्लस यू विल गेट iodine ion which will be lost। और अब याद आए अगर आपको, तो हमने Na पॉजिटिव का कुछ नहीं किया, तो ये Na पॉजिटिव आएगा और I नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म CH3 CH2O CH3 प्लस NaI, राइट। सो सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर SN2 मैकेनिज्म याद है तो कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक। दैट इज ऑल इज द मैकेनिज्म फॉर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ ईथर्स। मगर इस विलियमसन की रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है बच्चों। वो की पॉइंट क्या है कि जो भी अल्काइल हैलाइड है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, अल्काइल हैलाइड शुड बी और मस्ट बी प्राइमरी, यानी 1 डिग्री होना चाहिए टू बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। अब आप समझ गए होंगे क्यों, देखो ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो रही है, SN2 मैकेनिज्म है, इट इज़ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमेशा 1 डिग्री ऑर्डर रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सो इसीलिए विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है। एज अ रिजल्ट वहाँ पर 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन एल्काइल हैलाइड होना चाहिए टू शो दिस रिएक्शन, राइट। आप नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखें तो कौन कौन समझ पाया है। हमारे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट पता है। आप मुझे बताइए व्हाट कुड बी ए, व्हाट कुड बी बी, what are the probable structures of A and B possible from the molecule of the product। ज़रा पॉज करके ट्राई करें तो हो गया। चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। हमने कहा था कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जिसके ऊपर मॉलिक्यूल लग रहा है वो छोटा होना चाहिए। सो इट हैज़ टू बी द आयोडीन शुड बी ओवर हियर। तो ये क्या बन सकता है, CH3C CH3 CH3। इसका मतलब ये एक सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम अल्कोहल होनी चाहिए प्लस या सोडियम का ईथर प्लस यू विल गेट CH3I। अगर इसके रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, करेक्ट। अगर मान लें कि आपके पास अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होता, अगर ये प्रोडक्ट ऐसे ना होके ऐसे होता, यानी रिएक्टेंट्स हमारे ये होते, तब क्या होता इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, तब क्या होता। बच्चों ध्यान रखना, ऐसे केस के अंदर आपको एल्कीन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है आराम से, स्टेबल है। तो आपको क्या मिला, CH3C। देखो ये आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास क्या बनाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ से ज़रा ऐसा कर लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया,
यहाँ आई नेगेटिव भी मिला था हमें, एक एच पॉजिटिव भी मिल गया हमें, लेकिन होगा क्या वो देखते हैं। तो इट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन गया। नाउ लुक एट इट, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी, प्लस एंड माइनस बना, प्लस के साथ ये गया, तो यू विल गेट CH3OH plus you will get NaI, right? So you will get one alcohol, one alkene. Important point is you will get an alkene, not the alkyl halide or the ether. ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो ईथर नहीं बन सकता, ईथर कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सिमिलरली बनाते हैं बच्चों एराइल ईथर। हमने नॉर्मल ईथर बनाए, चलिए अब हम बेंजीन रिंग के साथ बनाते हैं। हमारे पास है बच्चों फिनॉल, इसकी रिएक्शन हमने की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें मालूम है क्या बनाना है, हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, करेक्ट? ये तो हमें पता है, बन नहीं जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया तो इसकी रिएक्शन हमने किसी अल्काइल हैलाइड के साथ की, तो क्या बना, ईथर बन गया, प्लस NaI। अब आपको याद हो तो ये क्या है बच्चों, दिस इज एन एनिजोल, दिस इज एनिजोल ऑल्सो नोन एज मिथाइल फिनाइल ईथर, एनिजोल है ये, राइट? जरा इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। हमें फिनॉक्साइड आयन का बनाया कैसे वो हमें मैकेनिज्म पता है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम फिनॉक्साइड, और यहाँ देखिए वी हैव C2H5 एंड I, मान के चलते हैं, ठीक है? अब होता क्या, ये आयोडीन जो है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन वुड लाइक टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। जैसे स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव हुए, ये धड़ से आके इसके साथ चिपक गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक? और सोडियम आयोडीन के साथ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, obviously in the presence of dry ether, OC2H5 plus NaI, ठीक है जी? और इसका नाम क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फेनिटोल। कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें ध्यान में रखने हैं। एक और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, इथॉक्सीबेंजीन भी लिख सकते हैं इसको। कॉमन नेम में एक और नाम हो सकता है, दैट इज इथाइल फिनाइल ईथर, राइट? अब ज़रा एक रिएक्शन देखिए और मुझे बताइए कि क्या यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है। क्या बनाएंगे, प्लस C2H5ONa इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या रिएक्शन होगी, सोच के बताइए। नो, देयर विल बी नो रिएक्शन। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने इनिशियली फिनॉल की रिएक्शन शुरू किया था, फिनॉल पढ़ना शुरू किया था, एट दैट टाइम वी डिस्कस दैट एराइल हैलाइड्स आर वेरी स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन, resonance, right? So do not show SN2 mechanism, and do not show should be the word, and do not show the SN2 mechanism। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली में इसके पास लोन पेयर्स पड़े हैं, सो ये कैसा शो इफेक्ट करेगा, प्लस M इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। सो देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ओवर हियर, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से, दे आर वेरी मच स्टेबल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रॉन्ग दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा कार्बन आयोडीन की इन केस ऑफ एराइल हैलाइड। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन का। आप लोग नोट कर लें। तो हम चले प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में हमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज देखनी है। पहली चीज देखनी है reactions due to cleavage of carbon oxygen bond in ether।
ठीक, जिसके अंदर हम 3 तरह के केस डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर 1 डिग्री, जहाँ पे जब भी 1 डिग्री होता है तो SN2 मैकेनिज्म आता है। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज़ 3 डिग्री, ऐसे केस के अंदर या फिर 3 डिग्री हो या फिर बेंजाइल लगा हो, तो ऐसे केस में SN1 मैकेनिज्म होता है। तीसरा केस हम देखेंगे बच्चों, इफ़ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज़ 2 डिग्री, यहाँ पे डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। कैसे दो सॉल्वेंट है हमारे पास, एक है प्रोटिक यानी पोलर प्रोटिक और दूसरा क्या है पोलर एप्रोटिक। इन दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर क्या रिएक्शंस होंगी वो देखेंगे। पोलर प्रोटिक जैसे वाटर है आपके पास, अल्कोहल है आपके पास, है ना, और एसीटोन हो गया आपका पोलर एप्रोटिक, क्योंकि ये पोलैरिटी तो शो करता है लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल लुकिंग इनटू फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसके अलावा हम इसी में देखेंगे एराइल ईथर के बारे में भी। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे रिएक्शन बच्चों, दैट इज द रिएक्शंस ड्यू टू एराइल ईथर्स। देखो बेंजाइल और एराइल में फ़र्क है, ठीक है। एराइल ईथर्स दैट इज़ ड्यू टू द बेंजीन रिंग, और इसके अंदर बच्चों हम जितनी भी रिएक्शन देखेंगे दैट विल बी नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विच इज़ जस्ट ए रेपिटिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, मेनली हमने बात करनी है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो चलिए शुरू करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शंस बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। सो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमारे पास है ROR-, इसकी रिएक्शन आपने किसी भी हाइड्रोजन आयोडाइड या किसी भी हैलाइड के साथ करी तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RI प्लस R-OH, यानी कि आपको एक मिलेगा अल्कोहल और दूसरा मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक वी हैव C2H5O, C2H5 when reacted with hydrogen iodide it gives us C2H5OH plus C2H5I। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आएगी जब ये अनसिमेट्रिकल होंगे लाइक दिस वन। अब हमें ये देखना है किसके साथ आयोडीन लगेगा और किसके साथ हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट हैज़ टू बी, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन होगा, आयोडीन होगा। तो आयोडीन यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी जगह अटैक करेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, क्योंकि देखो प्राइमरी कार्बन्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी हैलाइड है, ऐसे में SN2 मैकेनिज्म होगा। सो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी C2H5OH plus CH3I। नाउ try to find the answer for this reaction। बताइए क्या बनाएंगे, पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। सो हमने कहा कि आयोडीन एक न्यूक्लियोफाइल है जिसने ऐसी जगह अटैच करना है खुद को जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। तो देखिए मिथाइल ग्रुप के पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द मिथाइल आयोडाइड, सिंपल। सो आप नोट कर लीजिए। तो हम फटाफट केसेस डिस्कस करते हैं जहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हैं, जैसे कि यहाँ दे आर दी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, सो SN2 मैकेनिज्म होगा। इनका मैकेनिज्म देखते हैं, कर लिया नोट, ओके लेट्स गो ऑन। सो देखिए, जब आपके पास एक ईथर आया और उसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन हुई तो बच्चों ये हाइड्रोजन और आयोडीन ब्रेक किए बॉन्ड,
ब्रेक किए तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. नाउ लुक एट इट, इसके पास क्या है, लोन पेयर. तो ये हाइड्रोजन पहुंच गया इसके पास. सो यहाँ बन गया आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, प्रोटोनेटेड ईथर. सिंस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. करेक्ट. नाउ दिमाग में आता है आयोडीन आया इस पे कनेक्ट कर जाएगा. नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं. सेकंड स्टेप में देखो क्या बना. सेकंड स्टेप में CH3CH2O हाइड्रोजन, CH2CH3. अभी क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो वी नीड नॉट टू शो दी डेटिव बॉन्ड. प्लस चार्ज है. अब ये क्या करेगा, किसी भी एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए. ले तो नहीं पाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन इट विल ट्राई. तो लेने की वजह से इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव आ गया. नाउ व्हाट विल हैपन, आयोडीन जो आएगा आयन वो बैक साइड से आएगा. इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके ऊपर कनेक्ट करेगा. तो देखिए ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू क्रिएट. ठीक. सो दिस इज माय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ट्रांजिशन स्टेट है एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑल्सो. क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन मॉलिक्यूल बना है. नाउ स्टेप 3 में क्या होगा, ये बॉन्ड्स टूटनी शुरू होंगी, यानी कि CH3CH2I OH CH2CH3. सो देखिए ये बॉन्ड टूटेगी, ये बन जाएगी. यू विल गेट CH3CH2I प्लस CH3CH2OH. राइट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द SN2 मैकेनिज्म से हमारे अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फ्रॉम द ईथर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ईथर टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल. चलिए इस रिएक्शन का मुझे आंसर बताइए, क्या लिखेंगे. पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार. SN2 मैकेनिज्म होगा, ध्यान रहे स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम होनी है वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट करेगा. सो देखिए CH3CH2OH प्लस CH3I. केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों. जब एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी कार्बन यानी टर्शरी होगा, उस पर 3 डिग्री कार्बन मिलेगा हमें, तब SN1 मैकेनिज्म होगा. रिएक्शन देखते हैं पहले. CH3 ईथर बन रहा है हमारा, मिथॉक्सी मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. रिएक्शन हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की. हमें पता है टर्शरी है, स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा, SN1 मैकेनिज्म होगा. सो अब की बार हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल कहाँ कनेक्ट करेगा, स्टेबल कार्बोकटाइन पे, और जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो बना देगा अल्कोहल. देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है. बहुत सिंपल है, आप सबको आता है. SN1 मैकेनिज्म वही हमने करना है. CH3CH3O CH3, इसके पास है लोन पेयर. ये रहा हाइड्रोजन जिसने आपको हाइड्रोजन और आयोडीन दे देना है. ये हाइड्रोजन गया और इस लोन पेयर से इससे मांग लिए, तो आपको मिल गया CH3OH CH3 एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर. करेक्ट. प्रोटोनेटेड ईथर बना. उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन ले जाएगा. वाई सो? बिकॉज एक स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है. सो देखिए स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, CH3CCH3 CH3O CH3H. मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म.
और ये आपका अल्कोहल आ गया। नंबर 3, आपके पास स्टेप नंबर 3 में क्या आ रहा है, इस कार्बोकटायन के ऊपर आके कौन कनेक्ट करा, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल। सो इसने फॉर्म किया आपका हाइड्रोजन, इसके साथ लगा कार्बन और ये रहा आयोडीन। सो आपके पास ये रिएक्शन बन गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर केस नंबर 2। नोट कर लीजिए फटाफट आप। सो ये रहा आपका केस नंबर 2 का पहला केस, जिसके अंदर हमने अल्काइल ग्रुप को देखा है जो कि टर्शरी है। दूसरा केस हमने इसी में देखना है जब हम बेंजोइल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। ठीक, सो केस नंबर 2 पार्ट बी, जहां हम व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स इज बेंजाइल, यहाँ भी SN1 मैकेनिज्म होगा। क्यों, देखिए CH2OCH3, दिस इज व्हाट, बेंजाइल ईथर। इसकी रिएक्शन जब आपने हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ की, सो SN1 मैकेनिज्म में स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस आएगा, तो CH2 विल बी मोर स्टेबल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए CH2O, उसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया, प्रोटोनेटेड प्लस हो गया CH3, ये रहा हमारा बेंजाइल रिंग। ठीक, स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, लिख लेते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक, स्टेप नंबर 2 पे क्या बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे और ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है। एंड वाई इट इज स्टेबल, क्योंकि हमें पता है प्लस है, तो ये दिस इज गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, अंदर की तरफ लेके आएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट अकरिंग, सो इट इज रेजोनेंस स्टेबल। resonance stabilized benzyl ion, right? Step number 3, इस स्टेबल बेंजाइल आयन के पास कौन पहुंचा, न्यूक्लियोफाइल आयोडीन पहुंचा, और इसने क्या बना दिया, बेंजाइल आयोडाइड। ठीक, सो देखिए आपके पास बन गया बेंजाइल आयोडाइड, और ऊपर आपका CH3OH निकल गया था। राइट, सो SN1 मैकेनिज्म होगा तो एक हैवी ग्रुप यानी मोर अल्काइलेटेड ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड होगा। अगर SN1 में 2 मैकेनिज्म होगा तो हैवी न्यूक्लियोफाइल के साथ आयोडाइड की जगह अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3 ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन चलिए हमने रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगी। लेट अस से इट इज व्हेन दे एनी वन अल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, तो हमने कहा था सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो जरा देख लेते हैं। CH3CHO CH3, नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। इसकी रिएक्शन आपने की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स। एक रिएक्शन किया हमने वाटर की प्रेजेंस में और एक हमने किया एसीटोन की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी SN1 होगी, ये SN2 होगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। SN1 में स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा तो आयोडीन वहाँ चिपक जाएगा। सो देखिए स्टेबल कार्बोकटाइन बन गया, इसके साथ आयोडीन आ गया और छोटे वाला अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में जो हाईली अल्काइलेटेड ग्रुप होता है वो अल्कोहल बनाता है और जो छोटा होता है वो आयोडाइड बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल छोटे अल्काइल ग्रुप के पास ही जाएगा। सो दिस इज द केस 3। अब हम देख लेते हैं एराइल ईथर को। बच्चों एराइल उसे हम बोलते हैं जिसके साथ जो हैलोजन हो या ऑक्सीजन हो डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक, लाइक दिस, इसे हम बोलते हैं एराइल ईथर। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन से करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो बच्चों ध्यान रखना कि हाइड्रोजन जो है
वो इस लोन पेयर के पास पहुंचेगा पहले तो। सो पहले स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक, अभी प्रोटोनेटेड ईथर बन गया है तो इसके साथ अब देखो ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये देखो ध्यान से क्या है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबल आयन, सो इस बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड टूटेगा। सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन उठेंगे और इसके पास चले जाएंगे। इसके पास पूरे जा नहीं सकते, ये सिर्फ खींच रहा है, तो स्लाइटली ये नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो आयोडीन आयन जो है, जैसे ही ये स्लाइटली नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ, आयोडीन इसके साथ चिपक जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बना, ऑक्सीजन, उसके साथ ये बॉन्ड हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड टूटने लगा है और ये बॉन्ड बनने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड बनेगा एंड ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। नाउ दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। जब भी ट्रांजिशन स्टेट आए तो समझ जाइए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक, अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो रेड वाली है टूट जाएगी, ग्रीन वाली बन जाएगी। सो यू विल गेट फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, राइट। दिस इज व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। बच्चों ध्यान रखना ये क्या नाम है, एनिजोल। यहाँ कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन वाली क्यों नहीं टूटी, तो आपको मालूम है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं सकता। इट इज़ हैविंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जस्ट लाइक दी हैलोजेंस, सो इसीलिए बॉन्ड नहीं टूटेगी, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट और रिएक्शन आती है बच्चों। अभी तक हम देख रहे हैं ये सारी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रही हैं। व्हाट इफ द हाइड्रोजन आयोडाइड इज इन एक्सेस, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सेस वाली रिएक्शन को देखते हैं। विद एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड, any alcohol formed will also convert to alkyl halide। यानी जितनी भी अल्कोहल्स बनी है वो सब की सब अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलिए रिएक्शन देखते हैं। वी हैव ROR डैश प्लस HI इन एक्सेस। तो ध्यान रखिए RI प्लस R डैश I प्लस H2O, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। हाउ, सबसे पहले स्टेप में बच्चों ROR डैश जब HI के साथ रिएक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली दी 3 डिग्री है 1 डिग्री है ना, अल्काइल ग्रुप SN1 होगा SN2 होगा, यू विल गेट वन ऑफ द आयोडाइड प्लस यू विल गेट वन ऑफ द अल्कोहल। स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, फिर से ये अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक और आयोडाइड और वाटर दे देगा, राइट। दीज 2 स्टेप्स जब क्लब करोगे तो आपको ऊपर की रिएक्शन मिल जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। C2H5O C2H5 reacts with hydrogen iodide in excess, so you will get C2H5I twice plus water। इसको ध्यान में रखते हुए चलिए मैं आपको कुछ रिएक्शंस देती हूँ, उसके प्रोडक्ट लिखिएगा। यू हैव CH3C CH3 CH3 OCH3, then you have benzene ring benzyl OCH3, and third you have anisole OCH3। इन सब की रिएक्शन हमने जब की है तो एक्सेस HI के साथ की, राइट। प्रोडक्ट बनाइए, पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, ओके।
चलिए देखें इसका प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। जब एक्सेस है हमने कुछ नहीं करना, हर अल्काइल ग्रुप के साथ एक आयोडीन को चिपका देना है, ठीक, और साथ में वाटर एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखो बेंजाइल रिंग है, CH2 के साथ आयोडीन प्लस CH3I प्लस वाटर। यहाँ देखते हैं वी हैव CH3I, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस अब यहाँ देखो यहाँ पर फिनॉल ही रह जाएगा, यहाँ पर फिनॉल ही रह जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस बाय आयोडीन, क्योंकि H नहीं हटने वाला, O नहीं हटने वाला। सो देयर इज़ नो change in the product with the excess HI reacting with anisole. So due to resonance and partial bond character, partial double bond character, there is no change in the product, right? So with this we come to the end of the first part of the properties of ether. Now let us look at its reaction with aryl ethers due to benzene reaction. Reactions of aryl ether due to benzene ring. और मैंने आपको पहले बोला है इसके अंदर हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आपको ऐसा लगेगा इट जस्ट अ केक वॉक, क्योंकि अब तो इतनी सारी रिएक्शंस कर चुके हैं, आसान लगने लगेगी। देखिए ये रहा ईथर विद अ डबल बॉन्ड विद अ लोन पेयर। अब देखो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो डेफिनेटली इट कैन डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन्स एंड थ्रो इनटू द रिंग, सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू शो प्लस M इफेक्ट, ठीक। अब अगर प्लस M इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू एक्टिवेट बेंजीन रिंग ड्यू टू और बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज OR ग्रुप इज बेंजीन रिंग एक्टिवेटर। और हमें ये भी पता है कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है। वी कैन से OR ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट रेपिटेशन। OR प्लस M क्यों दे रहा है? बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। चलिए किसी को नहीं याद आ रहा कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो रही है, तो हम फटाफट से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अगर हम यहाँ O अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करेगा। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपकी डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज। एक और देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये डबल बॉन्ड आ गया OR, अगेन अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेंगे, ये वहाँ यहाँ जाएंगे। सो यहाँ देखो न्यूक्लियस आपके दो लोन पेयर आ गए। दीज आर द बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड O प्लस का चार्ज एंड R। अगेन ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे, ऑक्सीजन को वापस इलेक्ट्रॉन जाने पड़ेंगे। सो ये देखो आपके पास रेजोनेंस आ गया, वापस लोन पेयर आ गए, चार्ज खत्म हो गया, राइट। सो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। So that is why OR group is an ortho and para directing group, right? नोट कर लीजिए फटाफट so that we can go on the reactions.
तो चलिए देखते हैं, हमारी एनिजोल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। OCH3 एनिसोल। इसी के रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, लेट अस टेक विद ब्रोमीन। ब्रोमीन जब टूटेगा तो Br पॉजिटिव भी देगा, एक Br नेगेटिव भी देगा। हमें Br पॉजिटिव से मतलब है क्योंकि Br पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? OCH3 हमें पैरा पे भी मिलेगा और हमें ऑर्थो पे भी मिलेगा। करेक्ट? पैरा विल बी मेजर, ऑर्थो विल बी माइनर। देन रिएक्शन देखते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर इसका रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो NO2 प्लस आएगा। पुरानी रिएक्शंस हैं इसलिए इसके मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोना लुक एट दी प्रोडक्ट्स। OCH3 NO2, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन FON के साथ कनेक्टेड हो और उसके अगल बगल भी FON ही हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर पेम्बेरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हमें कोई ना कोई अल्काइल चाहिए। लेट अस टेक CH3Cl ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना होता है। सो Cl नेगेटिव इसके साथ जाएगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इज ओनली विद द क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप्स। सो आपके पास क्या आएगा? OCH3 प्लस आपको पैरा पोजिशन का भी मिलेगा। अगेन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लीस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपको क्या आयन मिलना था? CH3 प्लस। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब क्या है? अगेन दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस aluminum chloride and CH3C double bond OCl. This is what is acyl groups. ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। सो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बने? ध्यान रखिएगा, कीटोन्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस देन ईथर ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर। ईथर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और कीटोन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। अगेन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। राइट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज नॉट द एनिजोल विच इज गोइंग टू बी द मेजर और द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर, इट इज द कीटोन। तो बच्चों ध्यान रखना, दिस इज नोन एज एसिटोफिनॉन। सो आप ये भी लिख सकते हो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, मिथॉक्सी नॉट मिथॉक्सी। सो इसका नाम लिखेंगे हम पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, and this is ortho methoxy acetophenone. Right, so this is all we have to understand about ethers. With this we come to an end of this chapter, alcohols, phenols and ethers. Hope you enjoyed the lecture. Take care and goodbye.